नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, ये वर्ड जब भी आए ना यूनिफॉर्म, तो समझ जाना कि वो चीज कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वर्ड जब भी आएगा मतलब कोई ना कोई चीज कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जो पार्टिकल है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या सर्कुलर मोशन में, सोच के बताओ। क्या पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सर्कुलर मोशन कर रहा हो, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे ये घूम रहा होगा वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। और वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह सकती। वेलोसिटी एक ही केस में कांस्टेंट रहती है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चले एक कांस्टेंट स्पीड से, तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कर्व्ड पाथ पे चलेगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, अगर स्पीड v कांस्टेंट है, तो क्या पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहेगी, बताओ। ओमेगा इक्वल टू होता है v बाई आर, ये रिलेशन है। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो रेडियस तो कांस्टेंट ही है इसकी, ये दूरी तो कांस्टेंट ही रहती है, और v भी हमने बोला कि कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, हाँ जी कांस्टेंट रहेगी। तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, डी ओमेगा बाई डी टी। अगर ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ तो डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आया समझ में, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। समझ गए। तो जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और उसका ये वाला जो एक्सेलरेशन है कौन सा, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों क्या होंगे, जीरो। क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं। अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो पार्टिकल फिर सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ तो एक एक्सेलरेशन हमेशा एनी टाइम इसके ऊपर लगना ही चाहिए, क्योंकि ये वो एक्सेलरेशन है या यही इसकी वजह से ही एक फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, जो इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा पाता है। ये जीरो नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन में सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो पार्टिकल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। ये होगा v स्क्वायर अपॉन आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर ओमेगा इंटू वी। इन तीन में से जैसा क्वेश्चन में डेटा होता है वैसा हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जब भी ये बोलते ना कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो समझ जाना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, उसको कैलकुलेट नहीं करना। एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा, उसको भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पार्टिकल पे काम कर रहा होगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पहला, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल। अब इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, नो वर्क इज डन ऑन इट। सेकंड है, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। थर्ड है, नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। और फोर्थ है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। नो वर्क इज डन ऑन इट, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लो यहाँ पे, और इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन या एक ही फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ होगा। अब एक चीज देख के बताओ, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या सेंट्रीपेटल फोर्स उसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टेंजेंशियली देखी जाएगी इस पे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस इंस्टेंट पे। तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है इनके बीच में एंगल कितना बना, देखो खुद बताओ आप, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। अगर एंगल 90 डिग्री होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में,
तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री आप रखोगे तो कॉस 90 कितना आएगा, 0, आंसर आएगा 0। इसने यही बोला है नो वर्क इज डन ऑन इट, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, वैसे यही आंसर है इसका, बाकियों को चेक करते हैं कि वो क्यों गलत है। वो नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, क्या कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हो रहा है भाई, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो है ही। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है वो बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है इसके ऊपर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो वो तो काम कर रहा है, तो ये तो भाई गलत स्टेटमेंट हो गया ना। फिर नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स भी लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, ये भी गलत हो गया। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अभी बताया था वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती सर्कुलर मोशन के दौरान, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है वेलोसिटी की, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल टाइप का ही है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है ए बॉडी ऑफ मास m moves in a circular path with uniform angular velocity, the motion of the body has constant। एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल घूम रहा है, अगेन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होगी जब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होगी। v यहाँ पे स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब कौन सी चीज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, स्पीड या एंगुलर स्पीड के कांस्टेंट होने की वजह से। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, सोच के बताओ। पार्टिकल पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा इस सिचुएशन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, कौन सा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। लेकिन क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, सोचो, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि वो v पे डिपेंड करता है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट बोल रखी है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पे है तब तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर है, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा तब इस पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ इधर आ जाएगा, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इधर हो जाएगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई इसकी, इसका मतलब कांस्टेंट बोल सकते हैं कि इसको, नहीं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती नहीं है सर्कुलर मोशन में, पता ही है आपको। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं, वो भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें भी वेलोसिटी आ रही है। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए स्टोन ऑफ मास 16 किलोग्राम इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग 144 मीटर लॉन्ग एंड इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। द मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड इज 16 न्यूटन। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रेवोल्यूशन दैट कैन बी गिवन टू द स्टोन विदाउट ब्रेकिंग इट विल बी। ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल पे हम एक स्टोन को बांध के घुमा रहे हैं किसी धागे से, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। ये कोई स्टोन है, इसके लिए आपको मास दे रखा है, क्या दे रखा है, 16 किलोग्राम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो रस्सी है ये मैक्सिमम 16 न्यूटन का टेंशन सहन कर सकती है, इससे ज्यादा टेंशन पे टूट जाएगी। तो मैक्सिमम टेंशन जो ये रस्सी सहन कर सकती है वो है 16 न्यूटन के बराबर। टेंशन क्यों क्रिएट होगा इसमें, क्योंकि जब ये सर्कुलर मोशन कर रही होगी रस्सी, ये पत्थर जब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r या फिर mr ω² भी इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन में डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी के टर्म्स में मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखा है। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो मैं mr ω² लिखता है इसको, समझ रहे हो बात। जैसा डेटा पूछा जाएगा ना वैसा आपको फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए यूज करना है। v के कम ज्यादा होने से ये टेंशन बदलेगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। अगर आप v को कम कर दोगे तो टेंशन भी कम हो जाएगा, v को ज्यादा कर दोगे टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ये खींचेगा इधर उतना ही रस्सी में टेंशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जब ये मैक्सिमम टेंशन से घूम रहा होगा स्टोन तो उस कंडीशन में टी मैक्स किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। तो ये v पूछ रहा है आपको, तो v किसके बराबर आएगा, यहाँ पे यह आएगा टी मैक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई m √। टी मैक्स की वैल्यू क्या है 16, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको दे रखी है क्वेश्चन में
144 मीटर है ना, ये रेडियस दे रखी है सर्कुलर पाथ की 144 मीटर। इतनी लंबी रस्सी से बांध के इस पत्थर को घुमा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में रेडियस है। मास कितना है 16 किलोग्राम। ये तो सीधा सीधा ही आया हुआ है, ये 12 आ जाएगा बाहर। 12 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से मैक्सिमम इसको घुमाया जा सकता है। तो वी मैक्स अपने पास आ गया, जिस स्पीड से इसको आप घुमा सकते हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में? आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 identical particles are joined together by a thread as shown in figure. All the 3 particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v naught, then the ratio of tensions in the 3 sections of the string is. ये जो 3 पार्ट्स है इस रस्सी के, इन तीनों में टेंशन कितना कितना होगा उसका आपको रेशो बताना है। ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे हमने 3 जो इक्वल मासेज हैं उनको एक रस्सी से बांधा हुआ है बराबर दूरी पे। ये दूरी L है, ये दूरी L है और ये दूरी भी L के बराबर है। सबसे बाहर वाला जो पार्टिकल है, फिर इसको ऐसे घुमा रहे हैं एक रस्सी से, एक यहाँ बांध दिया पत्थर, एक यहाँ बांध दिया, एक यहाँ बांध दिया, फिर इसको ऐसे घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घुमा रहे हैं। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं इन तीनों में टेंशन अलग अलग होगा, तीनों में जो टेंशन है ना वो अलग अलग होगा। ठीक है, यहां वाला जो पार्ट है उसमें टेंशन मान लेते हैं, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ दिखानी है। इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ इधर दिखाएंगे, इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ इधर दिखाएंगे। ये है T1, इसके रेस्पेक्ट में टेंशन इधर है और इसके रेस्पेक्ट में टेंशन इधर है। इसके लिए भी ऐसा ही करना है, इसको T2 लिख देते हैं, इसके लिए लिख देते हैं T3। ये टेंशन के मैंने नाम रख दिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब जब इसको सर्कल पे ऐसे घुमा रहे होंगे तो आप खुद सोच के बताओ कि ये वाला जो पत्थर है ये कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा, बताओ देख के। इस रस्सी को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वाला पत्थर कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है? ये सेंटर है, ये ऐसे घूम रहा होगा ना, ऐसे कहीं ऐसे, कितनी रेडियस के सर्कल पे? L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर, ये L है ना, इसके बराबर। और ये जो सेकंड वाला पत्थर है ये, बोलो देख के बता सकते हो इजीली, ये 12 रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा। और सबसे लास्ट वाला ये ऐसे 3L रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा। समझ गए ये बात, है ना? ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक पत्थर के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करके टेंशंस के बारे में अपन को पता चलेगा। यहाँ पे तीनों पत्थर के लिए एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? इनको एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा ना वो बराबर लगेगा। जैसे यहाँ पे 3 पत्थर बांध दिए इससे रस्सी से, फिर इसको घुमा रहे हो, तो जब एक चक्कर रस्सी ने कंप्लीट किया तो हर एक पत्थर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ चुका होगा वापस। यहां से चलना स्टार्ट किया था ना, घूम के वापस आ गए उसी पोजीशन पे। आगे पीछे तो नहीं होंगे ना, ये कि ये पहले आ गया, ये बाद में आ रहा है, ये और बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक साथ ही ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएंगे। तो ये बराबर एंगल कवर कर रहे हैं बराबर टाइम के अंदर। इसका मतलब इनके लिए क्या चीज सेम है? इन तीनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एंगल कवर करने की जो रेट है ना वो तीनों के लिए बराबर होगी। तो ओमेगा तीनों पार्टिकल्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए सेम होगा। ओमेगा सेम है। क्या स्पीड भी सेम होगी? नहीं जी, स्पीड अलग अलग होगी। ये वाला जो पत्थर है जो एकदम सेंटर के पास होगा, इसको छोटे सर्कल पे घूम के आना है तो इसकी स्पीड कम रहेगी। इतने टाइम में इस अगले वाले पत्थर को एक चक्कर कंप्लीट करके आना है सेम टाइम में, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो ये सेम टाइम में घूम के आ पाएगा। और सबसे लास्ट वाला जो पार्टिकल है इसको तो और भी ज्यादा दूरी कवर करनी है, ऐसे बड़ा सर्कल कवर करके आना है सेम टाइम में। इसका मतलब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो स्पीड का रिलेशन समझ में आ गया। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? इसकी, उससे कम इसकी, उसके उससे कम इसकी, और सेंटर की 0। सेंटर की 0 होती है स्पीड। अच्छा, अब इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इस वाले पत्थर के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं। अब सिर्फ इसी पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। एक बार इस पत्थर पे फोकस करो पूरा। इस पत्थर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तो एक जो फोर्स है वो टेंशन फोर्स, वो तो दिखा रखा अपन ने T1, लेकिन T1 को कोई ना कोई बैलेंस भी कर रहा होगा, नहीं तो T1 की वजह से तो ये अंदर आ जाना चाहिए। फोर्स तो अंदर लाएगा इसको, तो उसको बैलेंस कौन करेगा? mv²/r या फिर mr⍵²। मैं mr⍵² वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा तीनों के लिए, तीनों जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए कॉमन है, सेम है, इसलिए वो रेशो में उठ जाएगा। फिर आर की जगह लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो इस तीसरे वाले पत्थर के लिए रेडियस कितनी है?
एल प्लस एल प्लस एल 3L के बराबर है, तो इसको लिखना पड़ेगा m इंटू 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि टेंशन फोर्स T1 को बैलेंस कर रहा है। T1 किसके बराबर है, m, 3 को आगे ले जाओ 3ml ओमेगा स्क्वायर। ये चीज समझ में आई क्या, T1 इसके बराबर होना चाहिए। आया। अब सेकंड वाले पत्थर पे फोकस करो, बाकी चीजें भूल जाओ, एक बार इसी पे पूरा फोकस रखो। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1, और साथ में क्योंकि ये सर्कल पे घूम रहा है तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग ही रहा होगा, m r ओमेगा स्क्वायर। आर कितना होगा इस सेकंड वाले पत्थर के लिए, 2L के बराबर, तो m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा इधर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 3 फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, इधर लग रहा है T2, और उसको बैलेंस करने के लिए T1, भाई ये पत्थर अगर नहीं होता तो T1 जीरो हो जाता, लेकिन m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर तो लगता ही, सर्कल पे घूम रहा है इसलिए। अब क्योंकि ये पत्थर है इससे बंधा हुआ है तो ये भी लगेगा, तो हम लिखेंगे T2 बराबर, T2 को कौन बैलेंस कर रहा है, ये दो फोर्स, कौन कौन, T1 और m इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। T1 की वैल्यू तो पता ही है, ये पुट कर दो, तो T2 कितना आएगा 3 और 2 यानी 5ml ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करी तो 3 + 2 यानी कि 5ml ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अब फर्स्ट वाले पत्थर के लिए बताओ, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बिल्कुल आसान है। अब तो इधर लग रहा है T3, उधर लग रहा है एक तो T2 है ना, और कौन सा लग रहा होगा ml ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो T3 किससे बैलेंस हो रहा है, T2 प्लस ml ओमेगा स्क्वायर से। तो बताओ T3 कितना आएगा, T2 कितना आया था 5ml ओमेगा स्क्वायर प्लस ml ओमेगा, यानी कि आएगा 6ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तीनों चीजें आ गई ना, रेशो बताना है तीनों का, तो बताओ T1 रेशो T2 रेशो T3 कितना होगा। तो ये T1 की वैल्यू है, ये T2 की वैल्यू है, और ये T3 की वैल्यू है। ml ओमेगा स्क्वायर तो तीनों में कॉमन है, तो ये रेशो में हटा दो आप, इसमें 3 बचेगा, इसमें 5 बचेगा और इसमें 6, तो आंसर क्या होगा 3:5:6। है कोई ऑप्शन ऐसा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ आया समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कॉनिकल पेंडुलम। एक तो होता है सिंपल पेंडुलम, जैसे एक पत्थर को आप धागे से बांध दो, ये पत्थर को आप धागे से बांध दो, फिर उसको एक प्लेन के अंदर इस तरीके से ऑसिलेट करो, तो ये बन जाएगा सिंपल पेंडुलम। एक पत्थर को धागे से बांधा फिर वो इस तरीके से ऑसिलेशंस कर रहा है, तो ये क्या है सिंपल पेंडुलम। लेकिन अगर आप इसी पेंडुलम को अगर आप ऐसे ऐसे मतलब ये पत्थर एक सर्कल पे घूमना चाहिए, इस तरीके से घुमाओ, तो आप इसकी रस्सी को देखो, ये कौन की सरफेस पे घूम रही होगी, ऐसे डायग्राम में दिखा रखा है देखो, जब ये ऐसे घूम रहा होगा ना सर्कल पे, तो ये जो पत्थर है जिस रस्सी से बंधा हुआ वो रस्सी एक कौन की सरफेस के ऊपर घूम रही होगी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, कॉनिकल पेंडुलम। ये होता है सिंपल पेंडुलम, और इस तरीके से घुमाते हैं तो ये बन जाता है कॉनिकल पेंडुलम। अब कॉनिकल पेंडुलम के लिए आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो इस रस्सी में टेंशन कितना रहेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, और एक कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ एक सिंपल सा केस दिखा रखा है, कॉनिकल पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे रस्सी ने वर्टिकल से जो एंगल बना रखा है वो मान लो थीटा है, और अभी ये किसी आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा, तो ये जो आपको सेंटर से ये दूरी दे रखी है इस पेंडुलम की वो है आर के बराबर, रस्सी की लंबाई मान लो एल। ठीक है, तो आपको एल आर और थीटा इनकी टर्म्स में टेंशन या टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करना है, जो चीजें गिवन है उनके टर्म्स में लिखना है। पहले तो ये देखेंगे कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये जो मास m है यहाँ पे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, ठीक है, जो हमेशा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एक सर्कल पे घूम रहा है तो बाहर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोला जाता है। एक रस्सी में टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तीसरा फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स, ये लग रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं। अब ये जो टेंशन फोर्स है इसके मैं कंपोनेंट कर रहा हूं, कंपोनेंट करने आते हैं सबको। जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के अलोंग आपको कंपोनेंट करने हैं। टेंशन फोर्स ये है इधर, ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा के बराबर ही होगा। टेंशन के ये जो टेंशन फोर्स है इसके आपको कंपोनेंट करने हैं। एक तो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट इधर आएगा, ये क्या आएगा
टी कॉस थीटा, और इधर जो दूसरा कंपोनेंट आएगा ये आएगा टी साइन थीटा। ऐसे कंपोनेंट कर लेंगे दो। अब टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा ये बैलेंस कर रहा होगा एम जी को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। आया? अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। ये सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं पहली इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इधर टी से टी कैंसिल होकर ये बनेगा टेन थीटा इक्वल टू इधर क्या आएगा? एम से एम कैंसिल होकर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो बताओ वी क्या आएगा? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब ये जो कॉनिकल पेंडुलम है इसकी जो स्पीड है अभी जब ये घूम रहा होगा ना इसे, तो इसकी जो लीनियर स्पीड है वो ये है अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर। अगर ये थीटा एंगल पे घूम रहा है तो ये चीज समझ में आई। तो पहली चीज तो ये याद रखो। अब दूसरी चीज, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, उसको मैं स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल टी का सिंबल हमने टेंशन के लिए यूज कर लिया। ये टी क्या है? टाइम पीरियड लिख देते हैं। चलो, टाइम पीरियड के लिए मैं टी का सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा। एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा? 2 पाई आर के बराबर। ये जो पत्थर है ये एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करके आएगा? 2 पाई आर। किस स्पीड से? v स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये तो होता है टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया टाइम। ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। कैलकुलेट कर लो इससे। t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। 2 पाई आर अपॉन वी। वी की ये वैल्यू उठा के पुट कर रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, कितना आएगा ये? सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई, एक आर यहाँ पे कैंसिल होकर अंडर रूट में आर ऊपर बचेगा तो अंडर रूट में लिख देते हैं इसको अंडर रूट आर, और नीचे बचेगा जी टेन थीटा। ये पहला फॉर्मूला आ गया। अगर आपको रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दे रखी है ना कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखी है, आर नहीं दे रखा, तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको एल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे एल के टर्म्स में? इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल थीटा के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। क्या रिलेशन है दोनों में? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर बाई एल। तो आप आर को क्या लिख सकते हो? आर को हटाना है ना इस इक्वेशन में, एल लेके आना है, तो आर को क्या लिखना पड़ेगा? एल साइन थीटा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर की जगह एल साइन थीटा लिख दिया मैंने डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा है यहाँ पे। ये क्या है? टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा को क्या हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? तो ये जो साइन थीटा है ये तो आपस में कैंसिल हो रही है, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। तो टाइम पीरियड का दूसरा फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये लो जी, ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, आर के टर्म्स में आंसर निकालना हो तो ये यूज कर लेना। ज्यादा काम ये आएगा वैसे, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन होती है ज्यादातर। आर गिवन नहीं होगा, ये गिवन होगा। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर टेंशन वगैरह कुछ ऐसा कैलकुलेट करना हो तो दो इक्वेशन बना के इनका रेशियो ले सकते हो। अगर टेंशन नहीं पूछा है, थीटा ही पूछा है, ऐसे ये थीटा भी पूछ सकते हैं इसमें कि कितने एंगल पे ये कॉनिकल पेंडुलम घूम रहा है एक तरह से, तो ये आप ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। और अगर टेंशन पूछे तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज की जा सकती है। इतनी कैलकुलेशन है इसके बारे में, इजीली कर लोगे, कोई इसमें टफ सवाल नहीं बनता। इस पे क्वेश्चन दे रखा है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L fixed at one end carries a mass m at the other end. The string makes 2 upon pi revolutions per second. ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लिख देता हूं इधर। फ्रीक्वेंसी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 अपॉन पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, अराउंड द एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड एंड एज शोन इन फिगर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन बताना है इस पर। ठीक है जी, सबसे पहले तो जो मास है उसको यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ इससे, और इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं दिखा देते हैं एक बार। एक लग रहा होगा इसके ऊपर mg, इधर लग रहा होगा रस्सी में टेंशन फोर्स, टी यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इसलिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर हम यहाँ पे कंपोनेंट कर लेते हैं टेंशन के। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ऊपर ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा टी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टेंशन का टी साइन थीटा।
अब आपको क्या दे रखा है, इसने ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम ओमेगा इजिली फाइंड कर सकते हैं 2 पाई एफ वाले फॉर्मूले से। एफ की वैल्यू 2 अपॉन पाई पुट कर दो, कितना आएगा, ओमेगा आएगा 4 रेडियन पर सेकंड के बराबर। पाई से पाई कैंसिल होके 4 रेडियन पर सेकंड आएगा। अब ओमेगा दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये नहीं लगाना अपन को, हमको ओमेगा वाला लगाना है। तो हम इसको हटा देते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला लगाएंगे, क्योंकि ओमेगा गिवन है, जैसा डेटा गिवन होगा वैसा फॉर्मूला चिपकाना है अपन को। तो ठीक है जी। अब ये देखो ओमेगा पता है तो टी साइन थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे इक्वेशन से डायग्राम से अपन को पता चल रहा है कि टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर रहा होगा। तो टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर दिया। अच्छा साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा तो गिवन ही नहीं है इक्वेशन में, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो इस डायग्राम के अंदर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें साइन थीटा क्या बनेगा, आर बाई एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर बाई एल। तो इसको आर बाई एल लिख देते हैं, आर बाई एल लिख दिया मैंने। इधर है एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर उड़ा दो, टी पूछा है तो एल उधर चला जाएगा, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है, अच्छा एम के टर्म्स में बताना है क्या आंसर, एम और एल, और ओमेगा कितना है अपना 4, तो बताओ आंसर क्या आएगा 16 ml। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है, मतलब दूसरी इक्वेशन बनानी ही नहीं पड़ी, एक ही इक्वेशन से काम हो गया। mg t cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, उसकी जरूरत नहीं है, और हमको एल के टर्म्स में आंसर चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ही लगाई है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज ए मास ऑफ 100 ग्राम। द स्ट्रिंग मेक्स √5 अपॉन पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। देखो एक स्ट्रिंग है, उससे कोई मास बांध के हम उसको एक सर्कल पे घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो ये कॉनिकल पेंडुलम वाला सही केस है, ऐसे घुमाया जा रहा है इसको, रस्सी में टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। ये बोल रहा है कि इसको √5 अपॉन पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है √5 अपॉन पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इस फ्रीक्वेंसी से इसको घुमाया जा रहा है। तो ओमेगा भी दे रखा है, मतलब ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा दे ही रखा है, 2 पाई इंटू √5 अपॉन पाई कितना आएगा 2√5 रेडियन पर सेकेंड के बराबर आएगा। ठीक है, पूछा है कि ये थीटा कितना है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए और क्या डेटा दे रखा है, 100, आपको मास ऑफ द स्टोन दे रखा है 100 ग्राम, ये मास दे रखा है, और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, ये डेटा गिवन है। अब थीटा कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो जो फोर्स लग रहे हैं एक बार दिखा देते हैं। एक लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा थीटा एंगल पे t cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा t sin थीटा। t sin थीटा को इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, अगर t sin थीटा को देखा जाए तो वो एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर रहा है, इसी से काम हो जाएगा क्या अपना। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें r की वैल्यू पुट करके देखते हैं। r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस डायग्राम में देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें साइन थीटा बराबर होगा r बाई एल, r बाई एल। तो बताओ r किसके बराबर है, l साइन थीटा के बराबर है, तो यहां से t साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, m इंटू आर को लिख दो l साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा तो वैसे ही उड़ गया, यहां से अपन क्या करेंगे, पहले t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगी m की वैल्यू है 100 ग्राम है, लेकिन ये इसको किलोग्राम में चेंज कर लो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, l की वैल्यू 1, और ओमेगा कितना आया सॉल्व करने पे 2√5 के बराबर, ये आ गया, और इसका स्क्वायर करना है, कितना आएगा सॉल्व करने पे, ये तो आएगा 0.1, और ये आएगा सॉल्व करोगे तो 4 × 5 यानी कि 20, यानी कि 2 आ गया, ये 2 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू 2 न्यूटन है। अब सेकंड इक्वेशन बना लो, t cos थीटा mg के बराबर है, t cos थीटा अगर mg के बराबर है तो cos थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा बराबर होगा mg अपॉन t। m की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज किया, g की वैल्यू 10 ले ली, डिवाइडेड बाई और t की वैल्यू 2, तो ये सॉल्व करने पे 1/2 बन रहा है,
cos थीटा 1/2 कब होता है? cos थीटा 1/2 होता है जब थीटा कितना हो, 60 डिग्री हो। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? जो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला है, दूसरा मेथड देखो इसको सॉल्व करने का। अगर आपको इसका टाइम पीरियड याद है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसमें एल की वैल्यू आपको दे रखी है, जी आपको दे रखा है, 2 पाई अपन को पता ही है, थीटा पूछा है और ये टाइम पीरियड भी पता है। टाइम पीरियड कितना होता है? तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ही टाइम पीरियड बोला जाता है। टी को आप क्या लिख सकते हो? 1/f लिख सकते हो। एफ तो क्वेश्चन में गिवन ही है। अब इस इक्वेशन का स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर लो और cos थीटा इससे फाइंड कर लो, तो थोड़ा एक दो स्टेप आपकी कम हो जाएंगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, when the string of a conical pendulum makes an angle 45 degree with the vertical, its time period is t1. When the string makes an angle 60 degree, the time period is t2. Find t1 square upon t2 square. जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की टर्म्स में, वो कॉनिकल पेंडुलम के लिए होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। याद है क्या फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली। क्या क्या चीजें कांस्टेंट इसमें? 2 पाई कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, भी कॉनिकल पेंडुलम तो वही है। अगर धीरे घुमाओगे तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम रहेगा। तेज घुमाओगे तो ऐसे घूमने लग जाएगा, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थीटा चेंज होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। जी भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट कॉस थीटा की। ठीक है, और अगर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में आंसर बताना है t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा cos थीटा के। तो बस हो गया काम। जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो रेशियो में आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हो, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू cos। जैसे पहला थीटा कितना है? पहले थीटा है 45 डिग्री और उसके बाद में कितना कर दिया? 60 डिग्री। सीधा थीटा की वैल्यू पुट कर दो, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2। थीटा 1 है 45, थीटा 2 है 60 डिग्री। कितना आएगा? ये आएगा ऊपर 1/√2, नीचे आएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√2, यानी कि √2 अपना आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा, इसमें आपको कोई इक्वेशन या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है।